सेठ हांडी वाला बाथरूम से निकलकर दोबारा कमरे में बिस्तर पर आकर बैठ गया था और लंबे लंबे सांस लेकर बज़ाहिर खुद को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था। अभी तक दवाइयों वाला बक्स उसके सरहाने धरा था, जबकि कमरे के एक कोने में मौजूद फ्रिज में मुख्तलिफ मशरूबात भी रखे थे। अचानक ही सामने वाला दरवाजा खुला और एक मुअद्दब मुलाजिम ट्रॉली घसीटता अंदर आ गया, जिसके ताक़ुब में एक मुसल्ला पहरेदार भी अंदर आया था। सेठ हांडी वाला सहम कर खड़ा हो गया। पहरेदार ने कहा, बैठो सेठ बैठो, घबराने की कोई बात नहीं, नाश्ता माश्ता करो, अभी साईं हुक्मदाद आते हैं, वो बात करेंगे, तब तक खुद को नॉर्मल कर लो। साईं से बात जरा तमीज से करना, तुम तो उसे जानते ही होगे। सेठ हांडी वाला को कालीन अपने पांव तले सरकने का एहसास हुआ। वो मफरूर डाकू हुक्मदाद के कब्जे में था, जिसने कभी सरकार दरबार की कोई लूटी हुई शय वापस नहीं लौटाई थी। एक बात तो तय थी कि उसे जिस मकसद के लिए भी हुक्मदाद ने इगवा किया है, उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ेगा। सेठ हांडी वाला के लिए अब दो ही रास्ते थे, या तो वो खौफ के हाथों अपनी जान दे दे या फिर हौसला करे और खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दे। उसने बड़ी हिम्मत के बाद दूसरा रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। हैरत की बात यह थी कि उसे यहाँ अपनी गाड़ी, ड्राइवर, परवीन सब कुछ भूल गया था। उसकी तरफ से सब कुछ जहन्नम में जाता, लेकिन उसकी जान बची रहती और उस पर कोई आंच ना थी। उसके अंदर मौजूद सरमायादार मतलब परस्त इंसान मुकम्मल जाग चुका था। अब उसे सिवाय अपनी जान के और किसी की परवाह नहीं थी। अगर उसकी जान के बदले दो जानें भी चली जाती तो भी ये कोई महंगा सौदा नहीं था। उसने कपकपाते हाथों से प्लेट थामी और ट्रॉली में मौजूद अनवाउ अक़साम की अशियाए खुर्दनोश से कुछ डालकर अपने हलक में उंडेलने लगा। जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रख कर ही वो कुछ कर सकता था। बैरा बड़े मुअद्दब अंदाज में एक कोने में उसके हुक्म का मुंतजिर खड़ा रहा, जबकि पहरेदार बाहर चला गया था। सेठ हांडी वाला ने एक दो गोलियां मजीद निगल ली और अब कॉफी बनाकर पी रहा था। उसने बैरे को ट्रॉली ले जाने का इशारा किया और वो ट्रॉली घसीटता हुआ जिस दरवाजे से अंदर आया था उसी से बाहर चला गया। बैरे की रवानगी के बाद उसने दोबारा टीवी स्विच ऑन कर दिया और डिश पर मुख्तलिफ चैनल देखने लगा। फिर बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गया। अभी उसे बैठे बमुश्किल 15-20 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक दरवाजा खुला और एक लंबा तड़ंगा निकाबपोश अंदर दाखिल हुआ, जिसके साथ दो गनबरदार भी अंदर आ गए। उसने अजीब से लहजे में दरियाफ्त किया, सुनाओ सेठ हांडी वाला, मेरे बंदों की तरफ से कोई बेआरामी तो नहीं हुई? सेठ ने हौसला करके पूछा, आप लोग क्या चाहते हैं? हुक्मदाद ने या वो जो कोई भी था सेठ की आंखों में झांका, बोला, चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम कुछ समझ गए हो। देखो सेठ, मैं सिर्फ एक मर्तबा अपनी बात दोहराया करता हूँ, अगर उसका जवाब मेरी मर्जी के मुताबिक हुआ तो तुम महफूज रहोगे, बस सूरत दीगर मेरे साथ ही तुम्हें फौरन गोली मार देंगे। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी या मौत कुछ भी फायदा या नुकसान नहीं करेगी। तुम जानते हो मेरे सर की कीमत सरकार की तरफ से मुकर्रर है। मेरे जिम्मे 50 से ज्यादा कत्ल डाले हुए हैं, जहाँ 50 वहाँ 51, क्या फर्क पड़ेगा? और हाँ, मैं डाकू जरूर हूँ, लेकिन हर किसी को नहीं लूटता। तुमसे वही डिमांड करूंगा जो तुम पूरी कर सको, नाजायज मुतालबा नहीं होगा। अब बताओ, अगली बात सुनने के लिए तैयार हो? खौफ की एक ठंडी लहर सेठ हांडी वाला की रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई, जिसने एक मर्तबा तो उसके सारे जिस्म को झुंझुना कर रख दिया। हांडी वाला ने करीबन कपकपाते हुए कहा, देखो साईं, मैं दिल का मरीज हूँ, तुमने जो भी कहना है खुदा के लिए जल्दी कहो, मेरी हालत पर रहम करो। निकाबपोश ने कहा, सेठ हांडी वाला, तुमने पिछले माह जो इनकम टैक्स रिटर्न भेजी है उनमें 2 करोड़ की हेरा फेरी की गई है। तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 5 माह पहले 1.5 करोड़ रुपया नाजायज बचाया। इन बदमाशियों का तो हमें इल्म है, जबकि तुम्हारे दर्जनों प्रोजेक्ट हैं। हमें फौरी तौर पर 2 करोड़ रुपया गैर मुल्की करेंसी डॉलर और पाउंड में दरकार है। अगर तुम अगले 2 दिन में उसका बंदोबस्त कर सको तो ठीक है, वरना 48 घंटे के बाद हम तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हारा जो भी फैसला है उससे हमें हाँ या ना में आगाह कर दो, अभी इसी वक्त। ये भी मुमकिन है कि ना की सूरत में तुम्हें मजीद 48 घंटे जिंदा रहने की मोहलत भी न मिले और तुम अभी ही मार दिए जाओ। हाँ, एक सहूलत जरूर हासिल होगी कि तुम्हें अपनी मर्जी की मौत इंतखाब करने का मौका दिया जाएगा। हुक्मदाद ने अपना हुक्म सुनाकर जवाब तलब नजरों से सेठ हांडी वाला की तरफ देखा, जिसने अगर चंद मिनट पहले बतौर एहतियात 3-4 गोलियां न खाली होती तो तलब करदा रकम सुनकर उसका हार्ट ही फेल हो जाता। सेठ हांडी वाला ने जिंदगी में करोड़ों रुपए हरामकारी पर जरूर लुटाया था, लेकिन उसने कभी एक पैसा हलाल के रास्ते में खर्च नहीं किया था। ये आदत भी उसे विरसे में मिली थी। वो अगर खैरात भी करता तो बेपनाह तशहीर करके। किसी खैराती इदारे, अस्पताल, यतीम खाने वगैरह को चंदा वो इसलिए देता था कि इस चक्कर में इनकम टैक्स की रकम माफ करवा सके। इस शहर में बेगमात की कई नाम नेहाद तंजीमों का वो चेयरमैन था और वहाँ सिर्फ खवातीन के हुसूल के लिए पैसा देता था।
अब अचानक हुकुमदाद ने 2 करोड़ का मुतालबा, और वो भी गैर मुल्की करेंसी में करके उसकी जान ही निकाल दी। सेठ ने कहना चाहा, देखो साईं हुकुमदाद, बिजनेस के जो हालात हैं। अचानक ही हुकुमदाद के गन बरदार साथी ने उसे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरते हुए उसकी बात टोक दी। चुप, हुकुमदाद बोला। बाबा सेठ हांडी वाला, तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आई। बाबा, ये कोई इनकम टैक्स का दफ्तर नहीं है जहां तुम अपना लेक्चर सुनाने लगो। मैंने तुमसे कहा था कि साईं को जवाब हाँ या ना में चाहिए। इसके अलावा अगर तुम कुछ भी कहोगे तो ये लोग तुम्हें वक्त से पहले गोली मार देंगे। उसने अपनी बात मुकम्मल की ही थी जब उसके साथी ने गन का रिवॉल्वर खींचकर खटाक की आवाज पैदा करते हुए उसका मुंह हांडी वाला की तरफ सीधा कर लिया, जिसके बदन पर लर्जा तारी होने लगा था। सेठ हांडी वाला को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो आदमखोर दरिंदों में फंस गया हो, जो उसकी किसी भी हरकत से नाराज होकर उसे जिंदा जला डालेंगे। यहाँ एक एक लम्हा उसके लिए अजाबनाक हो रहा था। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था, वरना किसी भी वक्त इस प्रेशर की वजह से उस पर हार्ट अटैक हो सकता था। आखिर इन गोलियों से वो कब तक अपने आप को बचाए रखता। उसने कपकपाती आवाज में कहा, हाँ, करता हूँ। नकाबपोश बोला, ये हुई ना बात। शाबाश सेठ हांडी वाला, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर तुम एक कामयाब बिजनेसमैन हो। अगर जिंदगी रही तो ऐसे कई करोड़ तुम कमा लोगे। अगर मर गए तो तुम्हारे अरबों रुपए भी किस काम के। ये कहकर हुकुमदाद ने जोरदार कहकहा बुलंद किया और उसके तमाम साथियों ने उसकी तकलीद की। फिर हुकुमदाद चला गया। उन लोगों ने हांडी वाला को एक से दूसरे कमरे तक और फिर उस हवेली के बाग में घूमने की इजाजत भी दे दी। लेकिन अभी तक सेठ हांडी वाला को इस बात का इल्म नहीं हो सका था कि वो है कहाँ और उसकी हवेली के बाहर क्या है। हुकुमदाद के हुक्म पर उसने अपने एक खास ब्रोकर के नाम अपनी मखसूस जबान में रुक्का लिख कर दिया था, जिससे अपनी गैर मुल्की करेंसी में ये रकम वसूल करनी थी। हुकुमदाद ने बाएं हाथ से इशारा करते हुए अपनी बात नामुकम्मल छोड़ते हुए कहा, मुझे ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि अगर इसमें कोई चक्करबाजी हुई तो तुम। सेठ हांडी वाला के बदन पर लर्जा मुसलसल तारी था। आज तक उसने इतनी खती रकम यकमुश्त गैर मुल्की करेंसी में किसी को अदा नहीं की थी। उसे डर था कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी की वजह से उसका ब्रोकर किसी शक की बिना पर रकम देने से इनकार ही न कर दे। उसने बिलाखिर हिम्मत करके कह ही दिया, बोला, देखो साईं, तुम हर तरह इंक्वायरी कर सकते हो कि मैंने कोई चक्करबाजी नहीं की, लेकिन एक बात है कि आज तक मैंने कभी गैर मुल्की करेंसी में इतनी बड़ी रकम कैश अदा नहीं की। इसलिए मुमकिन है ब्रोकर मुझसे बात करने के बाद ही उस पर अमल करे। तुम मेरा उससे फोन पर राब्ता करवा दो तो ज्यादा बेहतर है। हुकुमदाद सोच में पड़ गया। उसने सेठ को उस कमरे में छोड़ा और दूसरे कमरे में अपने एक साथी से मशवरा करने लगा। करीबन 5 मिनट के बाद जब वो लोग किसी नतीजे पर पहुंच गए तो उसने कमरे में आकर सेठ हांडी वाला से कहा, ठीक है, हम आज रात तुम्हारी फोन पर बात करवा देते हैं। तुम्हारे बात करने के फौरन बाद हमारा बंदा तुम्हारे ब्रोकर से मिलेगा। अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई तो तुम जानते हो यहाँ तुम्हारे साथ क्या होगा। हुकुमदाद की बात सुनकर सेठ हांडी वाला ने सिर्फ इताअत में गर्दन झुका दी। सेठ को अकेला छोड़कर वो लोग बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद उनकी वापसी हुई। इस मर्तबा हुकुमदाद उनमें मौजूद नहीं था। उसने वडेरा सोलंकी को, जो यहाँ नजदीक ही मौजूद था, एक एक लम्हे की कार्रवाई से बाखबर रखा था। वडेरा सोलंकी ने एक एक लम्हे की कार्रवाई से अपने मालिकान को बाखबर रखा था, जिन्होंने अचानक ही उसे नई हिदायत जारी कर दी थी। अभी तक खेल उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चला था। वो तो सनसनी पैदा करना चाहते थे और यहाँ मामला सीधा ही चल रहा था। उन्होंने ये ड्रामा वडेरा सोलंकी को 2 करोड़ रुपया देने के लिए तो नहीं रचाया था। वो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर को अगवा करके मुल्क की ताजिर बरादरी में हुकूमत के खिलाफ नफरत और बाद में कोई अमली इकदाम करवाना चाहते थे। वडेरा सोलंकी ने हुकुमदाद को नई हिदायत दे दी थी, जिन पर वो अमल करने जा रहा था। सेठ हांडी वाला को दोपहर के बाद उन लोगों ने फोन करने के लिए अपने साथ ले जाने का हुक्म दिया तो सेठ हांडी वाला ने खुदा का शुक्र अदा किया। उन्होंने सेठ हांडी वाला की आंखों पर पट्टी उस कमरे में ही बांध दी थी और उसे अपने साथ ही बाहर ले आए थे। उन्होंने सेठ का हाथ पकड़कर उसे किसी कार में बैठने में मदद दी, जिसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। सेठ हांडी वाला को वक्त का कुछ अंदाजा तो नहीं था, लेकिन उसके मोहतात अंदाजे के मुताबिक जब कार रुकी तो उसने करीबन आधा घंटा सफर किया था। अब कार रुक गई थी। उसे पैदल चलाया जा रहा था। मुसलसल आंखों पर पट्टी बांधे रहने से उसकी आंखों में दर्द होने लगा, लेकिन वो खौफ के मारे एक लफ्ज भी अपनी जबान से अदा नहीं कर रहा था। खुदा जाने ये लोग किस बात से नाराज होकर उसे गोली मार दें। अब तक तो उन्होंने यही तासुर दिया था। इस मर्तबा सेठ की आंखों से पट्टी उतार कर उन्होंने उसे फिल वक्त आंखें बंद रखने के लिए कहा था और फिर एक कमरे में धकेल दिया। अचानक ही सेठ को यूं लगा जैसे वो कोई फिल्म देख रहा हो। उसकी आंखें खोलने पर पहले तो सारा मंजर घूमता दिखाई दिया, जिसके बाद अचानक उसके 14 तबक रोशन हो गए।
उसके सामने एक शानदार कमरे के आरामदेह पलंग पर परवीन थी। शायद वो सो रही थी। सेठ ने सबको भूलकर बेचैनी से उसे करीबन झंझोड़ कर रख दिया। परवीन ने घबरा कर आंखें खोली और अपने सामने सेठ हांडी वाला को देखकर हैरान रह गई। उसके मुंह से बमुश्किल निकला, आप यहाँ? सेठ हांडी वाला ने उसके सामने बैठकर कुछ कहने की कोशिश की, फिर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। उसे अभी तक ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। परवीन ने अचानक ही सेठ हांडी वाला को वहां देखकर भां भां करके रोना शुरू कर दिया। शायद उसे यही मौका अपने दिल का गुबार निकालने के लिए गनीमत दिखाई दिया था। सेठ हांडी वाला के फिर हाथ पांव फूल गए। बमुश्किल उसने परवीन को और खुद को नॉर्मल किया। अचानक ही दरवाजा खुला और एक बैरा पुरतकल्लुफ चाय की ट्रॉली खींच कर ले आया। उसने चाय वहां छोड़ी और उनसे कोई बात किए बगैर जिस तरह चुपचाप यहाँ आया था उसी तरह चुपचाप वापस लौट गया। सेठ हांडी वाला ने परवीन और अपने लिए चाय तैयार की और बमुश्किल उसे चाय पीने पर रजामंद किया। हांडी वाला ने परवीन से कहा, खुदा के लिए खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करो। मैंने उनकी डिमांड पूरी कर दी है और रकम मिलते ही हमें रिहाई मिल जाएगी। ये वहशी दरिंदे हैं, अगर इन्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया तो हमें बिला झिझक मार डालेंगे। परवीन सहम कर चुप हो गई। उसने हांडी वाला के मशवरे पर अमल करते हुए पहले गुस्ल खाने से मुंह धोकर खुद को नॉर्मल जाहिर किया, फिर चाय पीने लगी। चाय पीने के दौरान दोनों बातें भी करते रहे। दोनों अब खुद को कदरे नॉर्मल महसूस करने लगे थे। इस मर्तबा दरवाजा खुला तो एक गन बरदार अंदर दाखिल हुआ। उसने हाथ में कॉपी और पेंसिल पकड़ रखी थी। उसने सेठ से बराह रास्त मुखातिब होकर कहा, अपने ब्रोकर से जिन नंबरों पर राब्ता मुमकिन है और तुम बात कर सकते हो वो नंबर लिख दो। सेठ हांडी वाला समझ गया कि वो लोग शायद परवीन को उन नंबरों का इल्म नहीं होने देना चाहते। उसने कुछ फासले पर सोफे के साथ धरी मेज पर कॉपी रखी और सिर्फ एक नंबर लिखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। नंबर के साथ उसका नाम भी लिखा था। नौवारिद ने दरियाफ्त किया, सिर्फ एक नंबर है। हांडी वाला ने कहा, हाँ, ये उसका प्राइवेट नंबर है जिस पर सिर्फ 3-4 लोग ही उससे बात करते हैं। इस नंबर पर वो 24 घंटे मौजूद रहता है। नौवारिद बोला, ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाओ। ये हुक्म देकर वो परवीन की तरफ देखे बगैर बाहर चला गया। हांडी वाला ने खनकार कर गला साफ किया और धड़कते दिल से परवीन से अलग होकर दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसने परवीन को हाथ के इशारे से वहीं रुकने के लिए कहा था। कमरे के बाहर आदमी उसके मुंतजिर थे। उनमें से एक ने बड़ी फुर्ती से उसकी आंखों पर दोबारा पट्टी बांध दी और उसका हाथ पकड़कर चलना शुरू कर दिया। हांडी वाला को इल्म न हो सका कि वो उसे करीबन 6-7 मिनट तक उसी इमारत के अंदर घुमाता रहा और बिलाखिर सामने वाले कमरे में ले जाकर उसकी आंखें खोल दी, जहां हुक्मदाद उसका मुंतजिर था, जिसने इस दरमियान वडेरा सोलंकी तक ये नंबर पहुंचा दिया था। और वडेरे ने महज 5 मिनट ही में इस बात का पता अपने एक खुसूसी सोर्स से लगा लिया था कि कहीं ये टेलीफोन बग तो नहीं हो रहा। उसकी तरफ से क्लियरेंस मिलने पर ही उन्होंने सेठ की बात करवाने का इरादा किया। जिस जगह सेठ को फोन करने के लिए लाया गया था ये शहर की हुदूद में ही वाक़ थी, लेकिन सेठ हांडी वाला को यही तासुर दिया जा रहा था जैसे वो शहर से बहुत दूर किसी उजाड़ जगह पर डाकुओं के किसी खुफिया ठिकाने पर मौजूद हैं। उसने सेठ को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होने के लिए कहा। उसे अपने बंदे का नाम बताया जो ब्रोकर से रकम लेने जाएगा और सख्ती से हिदायत की कि वो ब्रोकर से इंतहाई मुख्तसर बात करे जिसमें कतन उसे कोई इशारा नहीं दिया जाएगा। वो ब्रोकर को ये भी नहीं बताएगा कि रकम क्यों मंगवा रहा है और ना ही उसे कोई सवाल करने का मौका देगा। बस उसे इस अंदाज में हुक्म देगा कि ब्रोकर के लिए सिवाय उसके हुक्म की तामील के और कोई चाराकार न हो। यही उसकी जिंदगी की जमानत है। अगर ब्रोकर को इस बात का शक भी गुजरा कि उसे अगवा करके रकम बतौर तावान वसूल की जा रही है तो भी वो उसे मार डालेंगे। सेठ हांडी वाला को ठंडे पसीने आने लगे। गो के उसके ब्रोकर की हिम्मत न थी कि उससे कोई भी सवाल करता, लेकिन ऐन मुमकिन था कि इतनी खती रकम सुनकर उसको शक गुजरता या वो रकम देने के बाद ही कोई ऐसी हरकत करता जिससे उसकी जिंदगी को खतरा लाहक हो। उसने जिंदगी में पहली मर्तबा दिल ही दिल में दुआ का सहारा लिया और इस बात में गर्दन हिला दी। हुक्मदाद ने फोन खुद मिलाया था। दूसरी तरफ से घंटी बजने पर उसने फोन सेठ हांडी वाला को थमा दिया और वहां उसके 2 साथियों ने बंदूकें उसकी तरफ सीधी कर ली। उसने दूसरी तरफ से आवाज आने पर अपना तारुफ करवाया। हेलो शाहानी भाई, मैं हांडी वाला बोल रहा हूँ। रस्मी सी खैरियत दरियाफ्त करने के बाद उसे बताया अचानक एक इमरजेंसी के सबब उसे फौरन 2 करोड़ रुपए गैर मुल्की करेंसी चाहिए, जिसके लिए फला आदमी उसके पास आएगा, वो उसे रकम दे दे। सेठ हांडी वाला कोई मामूली आदमी नहीं था। दूसरी तरफ से अगला सवाल पूछने की किसी ने हिम्मत ही नहीं की। उसके ब्रोकर ने यही जाना होगा कि सेठ जरूर कोई अंडर एडवाइस डील कर रहा है। ऐसी हेरा फेरियां उसका मामूल था और उमूमन ऐसे सौदे के लिए वो ब्लैक मनी ही इस्तेमाल किया करता था। लेकिन उसने अपनी बिजनेस लाइफ में आज तक अचानक इतनी बड़ी रकम नहीं मांगी थी। ब्रोकर ने एक लम्हे के लिए जरूर सोचा, फिर खुद ही बड़बड़ा कर रह गया। साला कोई लंबा हाथ मार रहा होगा।
फोन बंद हो गया। हुक्मदाद ने उसकी तरफ इस्तफहामिया नजरों से देखा। हांडी वाला ने इताअत गुजार लहजे में कहा, ठीक है, आपका आदमी आज रात ही पैसे ले ले, उसे मिल जाएंगे। हुक्मदाद बोला, शाबाश सेठ हांडी वाला, तुम बड़े काम के आदमी हो, बहुत समझदार। अगर बाकी लोग भी तुम्हारी तरह अक्लमंद हों तो अपनी जान से हाथ न धोएं। खैर, हम भी तुम जैसे लोगों की कदर करते हैं और तुम्हें इसका इनाम देंगे। रकम मिलने के 3-4 घंटे के बाद तुम रिहा कर दिए जाओगे, लेकिन ऐसा कल सुबह से पहले मुमकिन नहीं, जिसके बाद रात के अंधेरे में हम तुम्हें तुम्हारी गाड़ी और ड्राइवर समेत शहर के नजदीक छोड़ जाएंगे। हाँ, वो छोकरी अभी कुछ दिन हमारी मेहमान रहेगी। अलबत्ता तुम्हें आज की रात खुली छुट्टी है। तुम अय्याशी के लिए ही उसे लाए थे, इसलिए उस पर पहला हक भी तुम्हारा ही है। कल सुबह तक तुम उसके साथ अपनी मर्जी का वक्त गुजार सकते हो, जिसके बाद फिर चंद रोज वो सिर्फ हमारी मेहमान रहेगी। हुक्मदाद ने अपनी मूंछों पर उल्टा हाथ फेरा और उसके साथ ही उसके साथ दीवानावार कहे लगाने लगे। हुक्मदाद बोला, जाओ सेठ हांडी वाला जाओ, मौज मिला करो। मौज मस्ती का सारा सामान तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया गया है। तुम्हारा डिनर भी वहीं पहुंच जाएगा। जिस चीज की जरूरत हो बिला तकल्लुफ बता देना। एक मर्तबा फिर सेठ हांडी वाला की आंखों पर पट्टी बांधने के बाद उन्होंने उसे 6-7 मिनट तक चक्कर लगवाने के बाद उसी कमरे में पहुंचा दिया, जहां परवीन सुकड़ी सहमी सोफे के एक कोने में दम साधे बैठी और सितम ज़रीफ़ी हालात पर आंसू बहा रही थी। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही उसने गुस्ल खाने का रुख किया और वहां से अपना चेहरा धोकर बाहर आई, ताकि उन लोगों को उस पर रोने का शक न हो जाए। कमरे में आने वाले किसी भी शख्स ने अभी उससे तारुज नहीं किया था, फिर भी उसने एहतियात ही मुनासिब जानी। सेठ की आमद के फौरन ही बाद जब उसकी आंखों से पट्टी खुल चुकी थी, एक बैरा ट्रॉली घसीटता अंदर आ गया। उस ट्रॉली पर जो मशरूबात थे उन पर एक नजर पड़ते ही एक लम्हे के लिए तो सेठ अपना सारा गम भूल गया। बिलाशुबा ट्रॉली पर दुनिया की बेहतरीन शराब की बोतलें मौजूद थीं। बैरे ने कहा, सर आप और मैडम दोनों सुबह तक यहीं कयाम करें। रात आपके लिए डिनर कितने बजे सर्व किया जाए? आपकी और मैडम की चॉइस क्या है और सुबह आप दोनों क्या ब्रेकफास्ट लेना पसंद करेंगे और कितने बजे? उसने रिकॉर्ड की तरह अपनी जबान का टेप चलाया, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह बोल रहा था। सेठ ने कदरे संभल कर पूछा, तुम क्या सर्व कर सकते हो? बैरे ने बड़े मुअद्दब लहजे में उससे आंखें मिलाए बगैर जवाब दिया, मैं माफी चाहता हूं सर, इस सवाल का जवाब देने की इजाजत नहीं, लेकिन आप जो भी फरमाइश करेंगे वो 2 घंटे के अंदर जरूर पूरी कर दी जाएगी। इस मर्तबा सेठ ने अपने दिल में उन्हें गाली दी, हरामजादे। वो इन लोगों के तर्ज अमल से हैरान था। ऐसे डाकू तो उसने कभी फिल्मों में भी नहीं देखे थे, जो मतलब की बात के अलावा न कोई लफ्ज कहते थे और न ही कहने की इजाजत देते थे। सेठ ने इस्तफहामिया नजरों से परवीन की चॉइस दरियाफ्त की, जिसने बादल नखास्ता बड़ा जोर लगाने के बाद अपनी जुबान से सूप का लफ्ज निकाला। सेठ ने घबराहट में उसे 3-4 चाइनीज सूप और 2-3 डिशें लिखवा दी। वो चाहता था जितनी जल्दी मुमकिन हो ये बला उसके सर से टल जाए। उन लोगों का सामना करते हुए उसे अब अजीब सी वहशत होने लगी थी। उसने अभी तक अपनी कार और ड्राइवर के मुताल्लिक भी इसी खौफ से सवाल नहीं किया था, मुबादा वो नाराज हो जाएं और उसे भी अपने लिए कोई गुस्ताखी समझ लें। बैरे ने किसी 5 स्टार होटल के अटेंडेंट की तरह उनके ऑर्डर नोट किए, उनके सामने उन्हें दोहराकर उनकी तस्दीक की, उनकी पसंद के सॉफ्ट ड्रिंक्स दरियाफ्त किए और उल्टे कदमों बाहर निकल आया। उसकी रवानगी पर सेठ हांडी वाला ने सुकून का सांस लिया। वो अब खुद को बहुत पुरसुकून महसूस कर रहा था। बैरे के बाहर निकलते ही उसने विस्की का एक पैक अपने लिए तैयार किया और उसे हलक में उंडेल लिया। फिर परवीन को भी जबरदस्ती 2-3 घूंट पिला दिए। उसके ख्याल में इसके बगैर परवीन नॉर्मल हो ही नहीं सकती थी। अब वो मुकम्मल शैतान बन चुका था। उसे इस बात से कोई गरज नहीं थी कि परवीन के साथ वो लोग उसकी रिहाई के बाद क्या सलूक करेंगे। वो खुद को परवीन की अखलाकी जिम्मेदारी से भी मुबर्रा समझने लगा। उसके लिए खानम भी परवीन के साथ ही जहन्नम में जाती। उसे अब अपने 2 करोड़ रुपए की रकम सुबह तक परवीन से वसूल करनी थी, जिसके लिए उसने परवीन को ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया था। उसने जबरदस्ती परवीन को ऐसा मदहोश कर दिया था कि उसके और परवीन के दरमियान कोई रुकावट ही बाकी न रहे। रात का खाना कमरे में आने तक परवीन वाकई बहकी बहकी बातें करने लगी। उसने सेठ हांडी वाला के इसरार पर 2-3 लुक़मे जहर मार किए, जिसके बाद सेठ हांडी वाला पर शैतान सवार हो गया। उसकी दरिंदगी अपने नुक्ताए उरूज को छू रही थी। शायद वो लाशौरी तौर पर इस हादसे के लिए परवीन ही को जिम्मेदार समझकर उससे सारा कर्ज चुकाने पर तुल गया। सुबह तक वो बिल्कुल बेदम होने के बाद बिस्तर पर ढेर हो गया। जब उसकी आंख खुली तो परवीन कमरे में नहीं थी, अलबत्ता उसके सरहाने बेड टी रखी थी जो अभी तक गर्म थी। उसने दिल ही दिल में परवीन को मोटी सी गाली देकर कहा, जाए जहन्नम में, और खुद चाय पीने लगा। दोनों को इस बात का इल्म न हो सका कि उनकी शैतानियों का मुकम्मल रिकॉर्ड सेलुलाइड के फीते पर मुंतकिल हो चुका है। ये वडेरा सुलंगी की जाती इख्तिरा थी।
वो मुस्तकबिल में पेश आमदा किसी भी खतरे की मुकम्मल पेशबंदी का सामान कर चुका था। उसने अपनी फितरत के ऐन मुताबिक फिर एक तीर से 2 शिकार वाला दाव खेला था।